एशिया के डॉन में सबसे बड़ा नाम दाऊद इब्राहिम। ये दाऊद इब्राहिम कौन है, कहाँ से आया? गुर्बत से क्रिमिनल एक्टिविटीज में गया, बाशू दादा गैंग का हिस्सा बना। अब फिर उसी गैंग के साथ इसका रफड़ा हो गया। फिर देखते ही देखते दाऊद इब्राहिम बॉम्बे के दुनिया में एक अंडरवर्ल्ड का बड़ा नाम बन चुका हुआ था। कब्जों के हवाले से, भत्ताखोरी के हवाले से, स्मगलिंग के हवाले से, कत्लो गारत के हवाले से, क्रिकेट की दुनिया में जो एक सट्टाबाजी मुतारफ कराने का सेहरा भी दाऊद इब्राहिम को दिया जाता है। अच्छा। कि जो क्रिकेट में मैच फिक्सिंग, जुआ या सट्टा जो आप उसमें कह लें कि उसमें भी दाऊद इब्राहिम का बड़ा किरदार है। बॉलीवुड के जो एक्टर हैं संजय दत्त, कहा जाता है कि उनके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती थी उनकी। सिर्फ संजय दत्त के साथ दोस्ती नहीं थी इसकी, तो आपने इसके साथ सलमान खान को भी देखा होगा, शाहरुख खान के साथ भी दोस्ती देखी होगी। फिर पुराने दौर अनिल कपूर, मतलब कौन सा ऐसा बॉलीवुड का एक्टर था या एक्ट्रेस थी जो इसके साथ अटैच नहीं थी, या कौन सा एक बड़ा सियासतदान था इंडिया का जो इसके साथ अटैच नहीं था। फिल्म इंडस्ट्री में जहाँ स्टार्ट में बतेरिया करता था, बाद में इसने पैसा देके फिल्में भी बनाई वहाँ पे। अच्छा। पीछे फंडिंग सारी इसके ग्रुप की होती थी। जैसे इंडिया को दाऊद इब्राहिम मतलूब है, वैसे ही सुनने में आता है कि अमेरिका भी 9/11 कराने में दाऊद इब्राहिम भी मुलव्विस है। क्या अभी दाऊद इब्राहिम जिंदा है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक क्राइम स्टोरीज़। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम एशिया का सबसे बड़ा डॉन कैसे बना, और इस वक्त क्या दाऊद इब्राहिम जिंदा है या मर चुका है? अगर जिंदा है तो वो कहाँ पे है? हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है सीनियर क्राइम रिपोर्टर खुर्रम पाशा साहब। इनसे बात करते हैं और इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाशा साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद करते हैं। अच्छा, मैं पाशा साहब आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले कि एशिया के डॉन में सबसे बड़ा नाम दाऊद इब्राहिम, ये दाऊद इब्राहिम कौन है, कहाँ से आया, ये बताइए। अच्छा एहसन, मेरे नज़दीक नो डाउट एक बड़ा नाम सिर्फ एशिया में नहीं पूरी दुनिया में नाम हुआ दाऊद इब्राहिम का, और आज भी है नाम हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन ये किरदार कोई मुतासर कुन किरदार नहीं होते, और जो जनरेशन है उन्हें ऐसे किरदारों से इंस्पायर होने की ज़रूरत नहीं जी, क्योंकि बुनियादी तौर पे तो ये क्रिमिनल लोग थे ना, बिल्कुल क्राइम से तल्लक था और ये जराइम करते थे और फिर अंडरवर्ल्ड का हिस्सा रहे, उसके बाद कत्लो गारत का हिस्सा रहे। तो ठीक है, ये एक ऐसा किरदार हुआ है जो आज 70 साल की उम्र में भी ज़ेर बहस है। बिल्कुल। दाऊद इब्राहिम की जो पैदाइश है वो भारत का महाराष्ट्र एक इलाका है, उसका ज़िला था रत्ना में, वहाँ हुई थी 1955 में। ठीक है। और कहा जाता है कि बुनियादी तौर पर ये कोई 10-12 बहन भाई भी थे 10-12 बहन भाई थे। और जो इसके वालिद थे वो एक पुलिस कांस्टेबल थे, दाए गरीब घराने से तल्लक था। और दाऊद इब्राहिम अपने दीगर बहन भाइयों में ज़रा थोड़ा सा आप कह सकते हैं एक्टिव भी था और टैलेंटेड भी था शुरू से ही। और यही वजह थी कि इसके वालिद ने इसको एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में इसको दाखिल करवाया था। ठीक है। और बम्बई में डोंगरी एक इलाका है, वहाँ पे भी ये फिर रिहाइश पजीर रहे थे। ठीक है। और डोंगरी और उसका इर्द गिर्द का जितना इलाका था वो सारा एक जराइम पेशा लोगों की एक अमाज का भी हुआ करता था। दाऊद इब्राहिम 6 क्लास तक तो स्कूल में ज़ेर तलीम रहा, लेकिन 1966 में जब इसके वालिद एक जिस तरह महकमाना कि इसमें कोई गफलत कह लें या लापरवाही कह लें, तो उस मामले में उसे मुअत्तल कर दिया जाता है सर्विस से। वो टाइम था जो दाऊद इब्राहिम की लाइफ में एक यू टर्न लेके आया, उसके लाइफस्टाइल में तब्दीली लेके आया, क्योंकि घरेलू हालात इतने ख़राब हो गए थे कि उसके लिए तालीम जारी रखना बहुत मुश्किल हो गया था। ठीक है। और जब स्कूल जाना छोड़ा तो बुरी सोसाइटी का शिकार हो गया। छोटे मोटे जो होते हैं ना क्राइम, छोटे मोटे क्राइम स्टार्ट हुए, किस किस्म के चोरी वोरी करनी, वो वाक़या मामलात में उलझ गया ये ना। तो इस पर इसके वालिद से इसको बाकायदा मार भी पड़नी कि उन्होंने देखा कि इसकी जो सोसाइटी गलत होती जा रही है। ठीक है। और कहा यह जाता है कि ये भी 14 साल की उम्र में था तो इसने पहली चोरी की थी। 14 साल की उम्र। 14 साल की। और वहाँ से इसके वालिद साहब ने इसको बहुत मारा पीटा था। ठीक है। फिर दाऊद इब्राहिम जब ये डोंगरी मुंबई का जो इलाका था वहाँ पे आते हैं, फिर वही बात, बुरी सोसाइटी, बुरे दोस्त,
और उसके अंदर एक गुंडागर्दी का जो एक जरासीम मौजूद थे उसके अंदर मतलब बुरी गैदरिंग में बैठ के वो छोटे छोटे क्राइम करने लग गए। करने शुरू कर दिए। ठीक है। तो उस दौर में हम्म। जब ये जाप की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक बाशु दादा गैंग था और बाशु, जी। तो दाऊद इब्राहिम उस गैंग का एक हिस्सा आप कहने के बन गया। ठीक है। और उठना बैठना, और ये यूं ही है कि अगर आज कल की जो नस्ल जा रही है, जो अंडरवर्ल्ड को बड़ा अपना एक आइडियल समझती है, तो उसमें जो कम उम्र लड़के होते हैं ना, वो किसी भाई लोग से बड़े मुतासिर होते हैं, मुतासिर हो जाते हैं उसके पास उठना बैठना शुरू कर देते हैं, उसकी बातें मानना शुरू कर देते हैं। तो सो ये वही सारा आज भी चल रहा है। ठीक है। इंडिया में भी चलता है, पाकिस्तान में भी चलता है। बिल्कुल। तो अगर आप अब जो ये बातें हम करेंगे दाऊद इब्राहिम की, अगर आप उसको देखेंगे तो ऐसे कई वाकयात और हालात आज भी नजर आते हैं कि मुर्बत से क्रिमिनल एक्टिविटीज में गया। ठीक है। बाशु दादा गैंग का हिस्सा बना, उनके साथ एक्टिविटीज क्रिमिनल शुरू हुई। तो उस दौर में बॉम्बे में जो राज था अंडरवर्ल्ड के हवाले से, वो हाजी मस्तान और लाला करीम जो पठान ग्रुप से मशहूर हुआ था, ये लोग एक अंडरवर्ल्ड का बड़ा नाम हुआ करते थे। और जो इसका दाऊद इब्राहिम का जो वालिद था, अब जाहिर है पुलिस का जो अच्छे लोगों से तल्लुक होता है वो बुरे लोगों से ज़्यादा तल्लुक होता है। उसका भी इन लोगों के साथ तल्लुक वास्ता था, और ख़ुसूसन लाला करीम के साथ इसके वालिद का अच्छा था, ड्यूरिंग सर्विस ही तल्लुक था। बाशु दादा गैंग का हिस्सा बना। अब फिर उसी गैंग के साथ इसका रफड़ा हो गया, से भी लड़ाई झगड़ा हुआ। क्या वजह में नहीं पाशा साहब, किस ये डेफिनेटली क्रिमिनल मामलात में कहीं ना कहीं बात आ जाता है। तो ये उससे थोड़ा पीछे होकर इसने एक अपना छोटा सा गैंग तश्कील देना शुरू कर, मतलब अपने लोग बना लिए और का बाद में बहुत ज्यादा नाम मिला, डी कंपनी, अभी तक नाम सुना। ठीक है। अच्छा, अब हाजी मस्तान को अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो हाजी मस्तान को दाऊद इब्राहिम का उस्ताद भी करार दिया जाता है अंडरवर्ल्ड में। अच्छा। तो हाजी मस्तान एक बड़ा नाम था। ठीक है। लाला करीम ग्रुप उस वक्त बॉम्बे में बहुत एक्टिव थे। ठीक है। अब उन लोगों में भी उनकी भी एक्टिविटीज़ का हिस्सा रहा, बट फिर वहाँ पे भी कोई ना कोई फड्डा, कोई इख्तलाफ होता रहा। और एक इख्तलाफ यहाँ से भी पैदा हुआ था कि इसके वालिद और भाई को कुछ जलील किया गया था उन ग्रुपों की तरफ से। अच्छा। जिसके बाद जो इसने अपना जो एक ग्रुप छोटा सा तश्कील दिया था, उनके साथ मिलके इन्होंने प्लान किया कि हाजी मस्तान का एक तो स्मगलिंग का बहुत बड़ा काम था। ठीक है। और बत्ताखोरी जो भी अंडरवर्ल्ड में चलते हैं, इन्होंने को पता लगा कि उसका कोई पैसा आना है 5 लाख रुपया उस दौर में, 70s के दौर की बात, और 5 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होती थी। तो इन्होंने प्लान किया उसको लूटने का, और उस गाड़ी में जिसमें कैश लाया जा रहा था, दाऊद इब्राहिम और उसके दोस्तों ने उसको लूट भी लिया। अच्छा, बाद में पता लगा वो हाजी मस्तान का पैसा नहीं था, एक मुकामी बैंक का पैसा आ रहा था। वो केस हाईलाइट हो गया उस दौर। ठीक है। मतलब ये पहला जो केस था जो हाईलाइट हुआ था, जो बड़ा केस उस वक्त दाऊद इब्राहिम की उम्र 19 साल थी। 19 साल उम्र थी। और जो मुकदमा दर्ज हुआ उस डकैती का, तो जब उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो उस इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा इसका वालिद भी था। अच्छा। दाऊद इब्राहिम का जो एक पुलिस कांस्टेबल था, उसे जब ये पता लगता है कि मेरा अपना बेटा ही इस वारदात में मुलव्विस है, ठीक है, तो वो दाऊद इब्राहिम और उसके भाई, इन दोनों को लेकर मुकामी अफसरों के पास पेश हो जाता है। इनका वालिद खुद ही मुकामी अफसरों के पास लेकर जाता है। ठीक है। और उन्हें जाके बताता है कि जी ये वाकया मेरे बेटे ने किया था। ठीक। वो चीज़ बहुत ज़्यादा एक हाईलाइट हुई थी उस दौर में कि फिर कुछ अर्सा ये अंदर भी रहा उस केस में, फिर ये बाहर आया, बाहर आके फिर ये बात हुई कि आइंदा ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करेगा। ठीक है। दाऊद इब्राहिम की लाइफ में जो एक तूफान कहने बरपा हुआ था, जिसकी वजह से फिर वो आज भी एक अंडरवर्ल्ड डॉन के तौर पे नाम जाना जाता है, जो बुनियाद थी कि छोटे छोटे क्राइम से वो एक दफ़ा इतना बड़ा क्रिमिनल कैसा बना कि जब इसके भाई शबीर, जो इसका दस्ते रास भी था, उसे पठान ग्रुप की तरफ से कत्ल किया जाता है। कत्ल कर दिया जाता है। ये मोड़ था जो जिसने दाऊद इब्राहिम का एक टर्निंग पॉइंट था। फिर उसके अंदर जो बदले की आग भड़की है, फिर उसने उस पठान लाला करीम का जो एक भतीजा था समद खान, उसको भी कत्ल किया, शबाया,
फिर उसके बाद उसने बदले की आग ऐसे बुझाई कि लाला करीम पठान का जो एक भाई था उसको भी मर्डर किया। अच्छा पाशा साहब, कहा जाता है वो भाई बड़ा करीबी था, उसका हाँ। बड़ा प्यार था उस भाई के साथ बाकी बहन भाइयों के, ये दोनों की आपस दोनों में ज़्यादा ज़्यादा थी। थी। एक शबीर के साथ और एक इसका भाई अनीस इब्राहिम है उसके साथ इसका। अच्छा, ये जो भाई जो कत्ल हुआ ये भी इसमें जो बैंक की गाड़ी लूटी गई ये में बाद शामिल के वाक़यात हाँ नहीं उसमें शामिल थे, इसमें बाद के वाक़ये थे उनके कत्ल होने के। और ये कत्ल होने के बाद उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया था। हम्म, अब बम्बे में इस वक्त इन एक दो ग्रुपों का तो तूती बोल रहा था। फिर हाजी मस्तान फिर एक टाइम ऐसा आया था कि पीक पे कि वो अंडरवर्ल्ड की सरगर्मियों से पीछे हट के उसने सियासत में कदम रख दिया था। ठीक है, हाजी मस्तान ने अपने आप को अंडरवर्ल्ड की सरगर्मियों से निकाल के अपनी एक सियासी ज़िंदगी का आगाज़ कर दिया था। अब फिर लाला करीम ग्रुप एक्टिव था और जो दाऊद इब्राहिम था इसका जो एक आप कह लें कि वो चुदराहट जिसे आजकल हम चुदराहट का लफ्ज़ कहते हैं, ठीक है, ये चुदराहट की जंग कह लें, उसका लाला करीम ग्रुप के साथ एक फड्डा भी शुरू हो गया हुआ था और उस फड्डे में इसका भाई भी कत्ल हो गया था। फिर लाला करीम का भतीजा मारा गया, लाला करीम का भाई मारा गया, ठीक है। और उससे कबल इसी दाऊद इब्राहिम ने अपने दोस्तों के साथ जो बाशू दादा गैंग था इसका भी खात्मा करने में इसका बड़ा हाथ था। लेकिन ज़्यादा इसकी लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट था वो करीम पठान के साथ जो दुश्मनी शुरू हुई थी, उसका भाई कत्ल हुआ था, वहाँ से शुरू हुआ था। और फिर देखते ही देखते दाऊद इब्राहिम बॉम्बे की दुनिया में एक अंडरवर्ल्ड का बड़ा नाम बन चुका हुआ था। कब्ज़ों के हवाले से, भत्ताखोरी के हवाले से, स्मगलिंग के हवाले से, कत्ल व गारत के हवाले से, फिर इसका गैंग भी फैल गया था जिसमें आज भी जिक्र किया जाता है एक छोटा अर्जुन और छोटा शकील जिसके दाएं बाएं इसके बहुत ख़ास लोग थे, ठीक है। लेकिन दाऊद इब्राहिम के लिए जो कड़ा वक्त इंडिया में जो सबसे ज़्यादा शुरू हो गया था वो उस वक्त शुरू हुआ था कि जब 93 में बम्बे धमाकों में इसका नाम आ रहा था। उसमें इसका नाम लिया जाता था। अच्छा, अब उससे पहले भी इसका एक नाम था, पुलिस के हत्थे ये नहीं चढ़ता था और इसी में फिर अपनी एक्टिविटीज़ को इंडिया से निकाल कर दुबई शिफ्ट कर लिया हुआ था और दुबई में इसका खासा असर रसूख उस दौर में भी था। और चूँकि कहा यह जाता है कि इसका इंटरेस्ट जुए में बहुत था, ये मैचों पे शर्तें भी लगाया करता था खुद, मतलब क्रिकेट का शौकीन था, ठीक, शर्तें भी लगाया करता था मैचों पे। और क्रिकेट की दुनिया में जो एक सट्टाबाजी मुतारफ कराने का सेहरा भी दाऊद इब्राहिम को दिया जाता है कि जो क्रिकेट में मैच फिक्सिंग, जुआ या सट्टा जो आप उस पर कह लें कि उसमें भी दाऊद इब्राहिम का बड़ा किरदार है। एक दौर है कि जब पाक भारत मैचेस शारजा में हुआ करते थे, अक्सर दाऊद इब्राहिम उन मैचेस में देखा जाता था और ना सिर्फ दाऊद इब्राहिम खुद देखा जाता था बल्कि इसके साथ इंडियन फिल्मों के जो उस दौर के सुपरस्टार्स थे, वो फिल्मी हीरो थे या हीरोइंस थी, उसके साथ वहाँ पाई जाती थी। उस दौर में चूँकि जब इसका एक नाम हुआ अंडरवर्ल्ड में तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी इसका तूती बोलने लग गया था, बोलने लगे। और दाऊद इब्राहिम के ऊपर 50 से ज़ायद कहते हैं मूवीज़ भी बनी थी। जी मैं बॉलीवुड के वहाँ पे इसका भी बहुत असर रसूख थे। असर रसूख का आलम ये था कि जो भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कोई प्रोड्यूसर फिल्म बनाता था वो इसको इसका हिस्सा पहुँचाता था। अच्छा, हिस्सा दिया जाता था बकायदा। कास्ट करनी है तो इसकी मर्जी की इसकी सिफारिश पे हीरोइंस को या हीरोज को काम भी दिया जाता था और वो सब में इसका असर रसूख बहुत ज़्यादा था कि मैंने आपको बताया कि जब शारजा में क्रिकेट मैचेस होते थे तो वहाँ पे पाक भारत पाकिस्तान से भी काफ़ी सेलिब्रिटीज़ जाती थी, खुसूसन पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए और इंडिया से भी लोग आते थे, फनकार आते थे, तो दाऊद इब्राहिम को वहाँ पे देखा जाता था। और उस वक्त भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़ेर गर्दिश हुई कि मैच फिक्सिंग और जो जुआ, हालांकि इतना ज़्यादा तब ये आम चीज़ नहीं थी, अब तो बहुत बातें होती हैं ना, तब नहीं थी। तो अगर ये कहा जाए कि क्रिकेट में जुआ मुतारफ कराने में अब बानी दाऊद इब्राहिम है तो ये गलत नहीं होगा। मतलब सबसे पहले इसने शुरू किया। फिर उस दौर में इसका एक इंडियन एक्ट्रेस के साथ भी मंदाकिनी एक इंडियन एक एक्ट्रेस होती थी उस दौर की, उसके साथ भी इसका काफ़ी अर्सा फेयर चलता रहा और दीगर एक्ट्रेस के इसके साथ भी इसका एक जिसे माशका आप कह सकते हैं इसका चला। इवन पाकिस्तानी का नेता यूब एक्ट्रेस हुआ करती थी, उसके साथ भी इसका नाम लिया जाता था, वो भी दुबई आती जाती थी। और चूँकि दाऊद इब्राहिम जब इंडिया से भाग गया था तो इसने अपना सारा जो नेटवर्क, अपना कारोबार, अपना गैंग सारा दुबई में इसने इन्वेस्टमेंट भी हैवी करती थी और डिक्लेयर चीज़ें वहाँ पे उसकी।
वहाँ पे इसके घर, इसके होटल्स, इसके कारोबार, बहुत ज़्यादा इसका एक हैवी इन्वेस्टमेंट जो है वो दुबई में आज भी मौजूद है। ठीक है। अब दाऊद इब्राहिम, जो मैंने कहा कि इंटरनेशनल लेवल पे क्यों नाम लिया जाता है, कि जब बम्बे धमाके हुए, इंडिया ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया और उस पे किरदार दाऊद इब्राहिम का उन्होंने मेंशन किया था कि दाऊद इब्राहिम और उसका ग्रुप इसमें शामिल है। ठीक है। और इंडिया तो आज तक भी इल्ज़ाम लगाता है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। अभी आने आगाज़ में ये बात की कि जी वो कहाँ पे है, लेकिन ये कैसा किरदार हुआ है कि आज तक कोई भी इसके बारे में वसूख से कह ही नहीं सकता कि वो कहाँ पे। अच्छा, इंडियन मीडिया ये भी कहता है कि दाऊद इब्राहिम कराची में है और उसका क्राउन होटल जो है वो दाऊद इब्राहिम का है। ये इंडियन मीडिया का कहना है। इस पे क्या? इंडिया तो प्रोपेगेंडा करता आ रहा है। जब उस दौर में जब मुंबई धमाके हुए थे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से बात हुई थी, भाई दाऊद इब्राहिम आपके पास हमें मतलब है, हमारे वाले किया जाए। तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने ये जवाब दिया था कि पहले आप ये चीज़ तो हमें सबूत दें कि वो पाकिस्तान में है भी कि नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी अकाम ने कभी इस चीज़ को माना नहीं है और कोई सॉलिड प्रूफ नहीं दिया गया। इस चीज़ की तस्दीक भी नहीं कर सकता ना, तो सॉलिड प्रूफ नहीं। कहानी है, कहानी है जितनी मर्जी सुनाई जाए। उनके इलाके में रह रहा है, वहाँ पे जी 40 कनाल में इसका एक पहल बना हुआ है। वहाँ पे लोग जो सिक्योरिटी है वो सफारी सूट में लोग फिरते रहते हैं। वो इवन के पिछले दिनों मैं सुन रहा था किसी ने कहा ये लाहौर DHA में रह रहा है। अब वो अफवाहें हैं किसी को इस बारे में, क्योंकि उसका कोई लोकल नेटवर्क तो है नहीं, उसके दुनिया भर में नेटवर्क है। इवन के जब इसका छोटा अर्जुन और छोटा शकील जो उसके दाएं बाएं थे, उनके में से जब छोटा अर्जुन के साथ इख्तलाफ पैदा हुआ था, उसे भी एक दुश्मनी का आगाज़ हो गया था, तो उसने छोटा अर्जुन दुबई से निकल के बैंकॉक चला गया था, तो दाऊद इब्राहिम ने बैंकॉक में उस पर कातिलाना हमला करा दिया था और उसमें वो महफूज रहा था। अब वो कब ये वाक़या हुआ था कि जिस वक़्त दाऊद इब्राहिम के बहनोई को कत्ल किया जाता है। अच्छा। और उस बहनोई के कातिलों को मारने का टास्क छोटा अर्जुन ने उठाया था, लेकिन छोटा अर्जुन नाकाम रहा। फिर छोटा शकील को उसका टारगेट दिया गया, छोटा शकील और उसकी टीम कामयाब हो गए थे। फिर एक इख्तलाफात की वो वजह भी इसकी छोटा अर्जुन के साथ शुरू हो गई थी। अब इसमें एक और चीज़ बड़ी सिमिलर है, वो क्या है, बादशाह दादा गैंग के साथ काम शुरू किया, उससे इख्तलाफ पैदा हुआ, उनसे लड़ाई हुई। हाजी मस्तान के साथ अटैच रहा, लाला करीम के साथ इसके वालिद के बड़े अच्छे तल्लुकात थे, उन लोगों के साथ भी पहले अटैचमेंट रही, उसके बाद उनके मुकाबले में आ गया। ठीक है। फिर उनसे लड़ाई हुई। उसके बाद इसी तरह छोटा अर्जुन ने, जब ये डी कंपनी बनी थी जो आज तक डिस्कस की जाती है, बिल्कुल, और अभी आपने जिक्र किया फिल्मों का कि उस डी कंपनी पर फिल्में भी बनी, आज तक बन रही हैं, छोटा अर्जुन से भी इख्तलाफ पैदा हुआ। अच्छा। वरना एक दौर में छोटा अर्जुन, यूँ तो बहुत सारे लोग इसके साथ अटैच थे, लेकिन सही। छोटा शकील और छोटा अर्जुन हर जगह डिस्कस होते थे, वो इसकी एक्टिविटीज़ का हिस्सा भी रहते थे, मिलके ये लोग सारे काम भी करते थे। डी कंपनी का चूँकि सरबराह इसे कहा जाता था, वो दोनों इसके लेफ्ट राइट बाजू थे। फिर छोटा अर्जुन से इख्तलाफ के बाद छोटा शकील के बारे में कहा जाता है, उसके साथ इसका आज तक सिस्टम ओके है। ठीक है, इसके साथ छोटा अर्जुन के साथ इख्तलाफ हो गया, वो साइड पे हो गया। वो हो गया फिर जब उसे पता लगा कि मुझे मरवाने की कोशिश की जा, अच्छा, मरवाने की भी कोशिश की। इसलिए मैंने कहा वो बैंकॉक चला गया था, उस बैंकॉक में ही उस पर कातिलाना हमला हुआ था। अच्छा। अब एक और चीज़ देखें आप, आज भी अगर कोई, खैर मैं तो इतनी नहीं देखता इंडियन मूवीज़, अगर आप अंडरवर्ल्ड की स्टोरीज़ देखें और आप दाऊद इब्राहिम की मुजरमाना ज़िंदगी के आगाज़ से लेकर आज तक की सारी ज़िंदगी देखें, तो आज भी अंडरवर्ल्ड की जो स्टोरीज़ हैं ना, अगर आप वो देखेंगे तो लगेगा दाऊद इब्राहिम के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। हाँ। ठीक है। और बेशुमार जो फिल्में थी, जो उसकी कहानियाँ हैं अंडरवर्ल्ड के हवाले से, वो कहानियाँ सिमिलर हैं, इससे मिलते जुलते हैं, किरदार चेंज हो जाते हैं, मुकाम चेंज हो जाते हैं, लेकिन एक शख्स मुजरमाना लाइफ में कैसे आता है, वो गैंगस्टर कैसे बनता है, वो कत्ल गारत कैसे करता है, वो बत्ताखोरी कैसे करता है, वो स्मगलिंग कैसे करता है, ये तमाम किरदार आपको अगर आज भी आप इंडियन मूवीज़ में देखेंगे और दाऊद इब्राहिम की ज़िंदगी को डीपली जाके रिसर्च करेंगे जी, क्योंकि हम तो एक मुख्तसर टाइम में मुख्तसर सी बातें करेंगे, उन्हें एक तो पूरी दास्तानें हैं। हाँ। दाऊद इब्राहिम की ज़िंदगी पर किताबें लिखी गई, जिनमें वो पूरी हिस्ट्री हाजी मस्तान खान, लाला करीम गैंग की, फिर ये बाशु दादा गैंग की, और इनसे रिलेटेड जितने लोग थे जो इनकी एक्टिविटीज़ का हिस्सा थे, वो पूरी किताबें लिखी गई हैं, फिल्में बनाई गई हैं, और आज इस पे बहुत पॉडकास्ट भी ऑर्गेनाइज होते हैं, आते हकीकत कर रहे हैं। तो मैंने आगाज़ में एक बात की थी कि ये जो किरदार होते हैं ना जी। ठीक है, एक तरीका हिस्सा है,
तरीका हिस्सा रहेंगे। और ये किरदार इसलिए तरीका हिस्सा रहेगा कि आज 70 ईयर इसकी एज हो चुकी हुई है, और ये एक ऐसा किरदार है जिसकी जो पुरानी तस्वीर हैं वो तो आपको नज़र आ जाएंगी, आपको सोशल मीडिया पे भी मिल जाएंगी, बहुत पुरानी तस्वीर है, ठीक है। इसकी ना तो आपको कभी फ्रेश तस्वीर मिली होगी, ना इसको आप आज से 10 साल पीछे भी अच्छा, चले जाएं, आप जो तस्वीरें थी ना वो भी एक दो ही देखने को मिली हैं पाशा साहब, इससे ज्यादा नहीं मिली। नहीं आया। हाँ। अगली बात कि ये क्या शख्स पाया गया है कि जिसने इंडिया की एजेंसियों को हिला के रख दिया, ठीक है ना। इंडिया के जो खुफिया अदारे हैं गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे वो नहीं कर चीज़। सकी, और आज तक वो भी मास हुआ है उनके पास, ये बात ये पाकिस्तान में है, इसके अलावा आज तक वो तयन ही नहीं कर सके कि दाऊद इब्राहिम मतलब बाकी जो इल्जाम लगाए जाते हैं पाकिस्तान पे, उसी तरह ये भी कह रही है कि वो पाकिस्तानी है। ठीक है। दूसरी ठीक है। बात है, जब इसकी बेटी की शादी हुई जावेद मियां के साथ, हाँ। अब देखो क्रिकेटर्स के साथ भी इसकी दोस्ती थी, ठीक है। कौन सा ऐसा शोबा है चाहे वो भारत में था हम्म। या किसी और मुल्क में जहाँ इसके तल्लकात नहीं थी, जहाँ इसका नेटवर्क नहीं था, क्रिकेटर के साथ भी दोस्तियाँ थी, ठीक है। फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों के साथ दोस्तियाँ थी, वहाँ के बड़े सनतकारों के साथ, कारोबारी शख्सियत के साथ इसकी दोस्तियाँ थी, और फिर जावेद मियादाद के साथ तो इसकी एक मिसाली दोस्ती रही है। कहा जाता है कि बेटे के साथ ही इसकी बेटी की शादी हुई कि जिस वक्त वो दुल्हन बन के आई थी तो पूरी सोने से लदी हुई थी, ठीक है। एक कहा जाता है दुनिया की सबसे बड़ी शादी हुई थी। 8 दिन वहाँ पे वो तकरीबात चली थी, और जितना अखराजात आए थे उसकी शादी पर, उसकी सारे अरेंजमेंट पर, जितने ही अखराजात उसकी सिक्योरिटी पर भी आए थे। सिक्योरिटी पर भी आए थे। अभी कहा जाता है कि दुबई में शादी हुई थी। जी, और उसकी सिक्योरिटी अखराजात की मैं बात कर रहा हूँ, और दुनिया जहाँ की एजेंसियाँ वहाँ मौजूद थी, अच्छा। वो उस वक्त दाऊद इब्राहिम को देखना चाह रही थी या पकड़ना भी चाह रही थी, जो बातें सुनने में आती हैं। तो मकसद कहने का है कि वो क्या किरदार हुआ है कि जिसने पूरी इंडियन गवर्नमेंट को हिला के रखा। एक आम चोरी चकारी से मामलात शुरू हुए, और उसके बाद उसने हुकूमती लेवल पे जाके ये सारी चीज़ें की हैं। वहाँ की फ़ौज, वहाँ की एजेंसियाँ, हर नेटवर्क उस शख्स ने फेल कर दिया कि जिसका आज तक से पता ही कुछ नहीं। इंडियन एजेंसियाँ नहीं ठीक तरह एग्जैक्ट आज तक पता करा सकी उसका। जैसे ये पता है कि इसके कारोबार दुबई में भी हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी हैं, क्योंकि जो उसका नेटवर्क है, चाहे वो स्मगलिंग के हवाले से था, चाहे वो फिर जुआ के हवाले से था, या इससे रिलेटेड जो लोग थे, आज भी जितने मैच फिक्सिंग, जुआ, सट्टा, जब ये बातें की जाती हैं तो इससे रिलेटेड लोगों के नाम आते हैं। ठीक ही वजह ये है कि आज भी मैचों में जो जुआ खेला जाता है उसका जो रेट है, उसकी जो मेन लाइन है वो इंडिया से चलती है, और वो लोग कहाँ हैं, उनमें से एक बड़ी तादाद दुबई में बैठी हुई है। उन लोगों का बताया जाता है कि वो दाऊद इब्राहिम गैंग का हिस्सा है। अच्छा। अब बहैसियत एक क्रिमिनल शख्स के, उन लोगों के लिए जो अंडरवर्ल्ड को एक अपना मॉडल समझते हैं, उनके लिए तो ये रोल मॉडल होंगे। लेकिन आम जनरल पब्लिक के लिए या हमारी न्यू जनरेशन के लिए आप इन्हें रोल मॉडल नहीं कह सकते। बिल्कुल, जो जनरेशन है वो मूवीज़ भी देखती है अंडरवर्ल्ड की, वो इंस्पायर होती है। जिन लोगों का बच्चों का माइंड क्रिमिनल हो जाता है या वो या बना दिया जाता है। जाना चाहते हैं, तो उनके लिए तो ये रोल मॉडल है। लेकिन ये रोल मॉडल नहीं होने चाहिए, नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप सरगर्मियाँ देखें, आप मामला देखें, तो सारी एक क्रिमिनल लाइफ है, और उस क्रिमिनल लाइफ में आप किसी को क्या लेसन देंगे। बिल्कुल ठीक। इसलिए आज भी दाऊद इब्राहिम एक अंडरवर्ल्ड के हवाले से बड़ा नाम कहा जाता है। कहते हैं कि अंडरवर्ल्ड का जो नाम है अंडरवर्ल्ड रखा गया, ये भी दाऊद इब्राहिम की वजह से सबसे पहले रखा गया। नहीं, ये कह सकते हैं कि अंडरवर्ल्ड किसी की वजह से नहीं रखा जाता। अंडरवर्ल्ड असर्टिव था जब बॉम्बे में, और दौर में दो नाम आगाज़ में मैंने बताया कि हाजी मस्तान कह रहा हूँ, मस्तान खान, हाजी मस्तान हाजी मस्तान, और ये लाला करीम पठान ग्रुप था जो उनका भी थे। और आज भी फिर मैं कहता हूँ कि मूवीज़ को अगर आप देखें या पुरानी मूवीज़ देखें तो वो स्टोरीज जो हैं अंडरवर्ल्ड्स उसी गैंग्स की हैं कि जो वहाँ पे अपनी एक्टिविटीज़ करते रहे। बिल्कुल। अब अंडरवर्ल्ड के साथ कुछ चंद लोग थोड़ी होते हैं, बेशुमार। ये पूरी मैं समझता हूँ एक इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान में भी है और इंडिया में भी है। और दूसरी बात, एक चीज़, जब आप लाहौर का जिक्र करते हैं, गैंग वार, जी, गैंग वार ये नहीं होती कि जब अभी दो ग्रुपों में जो दुश्मनी चल रही है, गैंग वार वो होती है जो
हाजी मस्तान की चलती रही, जो लाला करीम पठान की चलती रही, दाऊद इब्राहिम की चलती रही, भाशु दादा गैंग की चलती रही। असल में तो गैंग वार वो होती हैं जो बॉम्बे में हुई हैं। ठीक है। जिस किस्म की खतरनाक गैंग वार्स बॉम्बे में चलती रही हैं, उस तरह की ना लाहौर में कभी हुई हैं, ना हो सकती हैं, ना अदारे होने देंगे। तो अगर जो लोग ये कहते हैं ना गैंग वार, फिर वो बॉम्बे की हिस्ट्री को देखें, सही। वो दाऊद इब्राहिम की लाइफ को वहाँ पे सर्च करें कि ये लोग किस तरह गैंग वार करते थे और किस तरह एक दूसरे की दुश्मनी में एक ही बार में कई कई लोग मार देते होते थे। और किस तरह ये वहाँ पे पूरे इंडिया में इनका तूती बोलता था। बॉलीवुड के जो एक्टर हैं संजय दत्त, कहा जाता है कि उनके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती थी उनकी और उसकी वजह से संजय दत्त को कुछ नुकसानात भी उठाने पड़े। ये डेफिनेटली जब बॉम्बे धमाकों के बाद मामला आया था, आपको पता है कि संजय दत्त का भी नाम एक बम धमाका केस में ही आया था वहाँ पे। और सिर्फ संजय दत्त के साथ दोस्ती नहीं थी इसकी, तो आपने इसके साथ सलमान खान को भी देखा होगा, शाहरुख खान के साथ भी दोस्ती देखी होगी। इस पुराने दौर अनिल कपूर, आप शारजा के क्रिकेट मैचेस की अगर पुरानी तस्वीरें देखें अगर उस दौर में, तो अनिल कपूर भी इसके साथ खड़ा हुआ है। मतलब कौन सा ऐसा बॉलीवुड का एक्टर था या एक्ट्रेस थी जो इसके साथ अटैच नहीं थी, या कौन सा एक बड़ा सियासतदान था इंडिया का जो इसके साथ अटैच नहीं था। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि हुकूमत और सियासी मामलात को भी इंडिया की कंट्रोल करता था दाऊद इब्राहिम एक वक्त में। Ultimately, इसका मैं फिर भी एक बात कर रहा था कि जो सियासी शख्सियात थी वहाँ के बड़े नामी ग्रामी थे, नाम है। उनमें भी इसका असर रसूख था। ठीक है। इवन के वहाँ के इंतखाबात में भी इसके कैंडिडेट्स होते थे, उनमें सपोर्ट करता था, फंडिंग करता था। फिर वो हो चुका, खुद इस लेवल पे आ गया हुआ था। और एक टाइम ये भी सुनने में आता है कि जो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं उनमें भी दाऊद इब्राहिम का नाम लिया जाता था कि जी अब उसकी जो शख्सियत है पैसे के हवाले से इस लेवल पे चली गई है कि दुनिया के अमीर लोगों में भी इसका नाम लिया जाता है। तो फिर एक टाइम ऐसा आया था जहाँ ये बताखोरी करता था, ठीक, तो वहाँ पे ये फिर इन्वेस्टमेंट भी करता था। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जहाँ स्टार्ट में बतेरिया करता था, बाद में इसने पैसा दे के फिल्में भी बनाई वहाँ पे। पीछे फंडिंग सारी इसके ग्रुप की होती थी, आगे चेहरे कोई और होते थे। इसी तरह सियासतदानों के पीछे उन इंतखाबात लड़ाने में, इवन उनको अच्छे ओहदे दिलाने में भी इसका बड़ा रोल रहता होता था। अच्छा, क्योंकि पीछे से फंडिंग दाऊद इब्राहिम की तरफ से की जाती थी। सही, तो वो फिर वो मैंने कहा आम किरदार नहीं रहा कभी भी। और इंडिया में आज भी उसका नाम है, उसका नाम सिर्फ इंडिया में डिस्कस नहीं होता, आज आप पाकिस्तान में बैठ के भी डिस्कस कर रहे हैं, आप दुनिया किसी और मुल्क में जाएंगे वहाँ भी डिस्कस होगा। इसके ऊपर जो इंटरनेशनल लेवल के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप कह लें, अखबारात कह लें, मैगजीन्स कह लें, उसमें भी इसके हवाले से फीचर्स छपे हैं, मज़ामीन छपे हैं। लोगों ने तो पूरी पूरी किताबें छापी हैं इस पे और आज भी मार्केट में मौजूद है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे इंडिया को दाऊद इब्राहिम मतलूब है, वैसे ही सुनने में आता है कि अमेरिका को भी। वो इसलिए हुआ था कि जब 9/11 का मामला हुआ था जी। तो दुनिया में एक नया हाँ। एक पूरी चेंज आ गई थी 9/11 होने के बाद। तो ये इंडिया की सारी हरकतें थी क्योंकि वो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ रहा है। जी। तो उसने अमेरिकन के जहन में ये बात डाली थी कि 9/11 कराने में दाऊद इब्राहिम भी मुलविस है। अब अमेरिकन को क्या पता था दाऊद इब्राहिम कौन है, या वहाँ की एजेंसियों को क्या पता था। वो सारा एक प्री प्लान्ड इंडिया की तरफ से कैंपेन चलाई गई थी दाऊद इब्राहिम के खिलाफ, ताकि अमेरिका पाकिस्तान पे दबाव डालेगा। क्योंकि इंडिया के ज़हन में तो ये है कि पाकिस्तान ने दाऊद इब्राहिम को पनाह दी हुई है, दाऊद इब्राहिम को शेल्टर दिया हुआ है। तो इंडिया के ज़हन में बात थी कि अगर हम अमरीकी हुकाम के नोटिस में ये बात रखेंगे, दाऊद इब्राहिम को उनके सामने एक दहशतगर्द की सूरत में पेश करेंगे, फिर अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव देगा कि दाऊद इब्राहिम को हवाले किया जाए। वो एक ये कैंपेन थी इंडिया की। ठीक है। 9/11 के बाद, इसीलिए वो फिर अमेरिका लेवल पे भी दाऊद इब्राहिम का नाम लिया जाता था। इसलिए मैंने कहा कि ये ऐसा करैक्टर हुआ है कि वो दुनिया उसको जानती है, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के लोग नहीं जानते। अब इससे बड़ी बात क्या कि 9/11 में इसको मुलव्वस करने के लिए इंडिया ने कैंपेन चलाई थी बकायदा। तो फिर आप ये देखें ना कि फिर किस लेवल पे दाऊद इब्राहिम डिस्कस होता है। डिस्कस होता है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो दाऊद इब्राहिम की बहन है, उनका अंडरवर्ल्ड के साथ क्या ताल्लुक है? ताल्लुक दाऊद इब्राहिम की बहन हो और फिर अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक ना हो, बात समझ नहीं आती। लेकिन उसमें जो बातें जो सुनने में आती हैं कि चूंकि हालांकि इसकी एक्टिविटीज़ में इसके दो भाइयों का हमेशा नाम रहा, एक शबीर कत्ल हो गया, एक अंजीस
जिसका छोटा भाई था वो अटैच थे। बाकी दीगर बहन भाइयों का कभी नाम नहीं था यार। अब इसकी एक बहन हसीना पार्कर का नाम आता था, मैंने अभी आपको बताया था कि उसी का शोहर कत्ल हुआ था। अच्छा, हसीना पार्कर भी शोहर कत्ल हुआ था और उसके कातलों को मारने के लिए छोटा अर्जुन को ही टारगेट दिया गया था। वो अचीव नहीं कर सका, तो बाद में छोटा शकील के जरिए उन लोगों को मारा गया था। तो इस वजह से भी हसीना पार्कर का किरदार खासा डिस्कस होता है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या अभी दाऊद इब्राहिम जिंदा है? इंडिया मीडिया की जानिब से कहा जाता है कि 2023 दिसंबर में दाऊद इब्राहिम को जहर दे के मार दिया गया। अच्छा, इंडियन मीडिया की तो जो फिर इंफॉर्मेशन होती है ना, तो वो फिर मैं एक छोटी सी मिसाल दे के सारी बात का जवाब दे दूंगा कि लास्ट टाइम जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एक मामला ख़तरनाक हुए, जंगी सूरत पैदा हुई और जो हाल फिर पाकिस्तान ने इंडिया का किया था, उस दौरान आपको याद है कि लाहौर में भी पोर्ट बना दी थी इंडिया ने। हाँ, बिल्कुल। हालांकि सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि जो बंदरगाह हम जिसे कहते हैं स्वाय कराची के, वो बिल्कुल इसे लाहौर में कौन सा समुंदर है, वो तो इंडियन मीडिया ने तो लाहौर में भी समुंदर में आ दी हाथ अपनी आवाम को खुश करने के लिए। उनका तो जो प्रोपेगेंडा है, जब इंडिया 9/11 में दाऊद इब्राहिम का नाम मुलव्वस कर सकता है, तो फिर उससे कुछ भी आप तो को कर सकते हैं। उन्हें ये तो पता नहीं आज तक एग्जैक्ट वो है कहाँ, ये पता है कि जहर दे के मारा गया। तो इस बारे में और एक और चीज़ बताएं, दाऊद इब्राहिम गोशाए गुमनामी में ज़रूर होगा, लेकिन उसका नेटवर्क इतना वसी है, उसका कारोबार इतना वसी है, उसके साथ हज़ार लोग तो उसके मुलाजमीन हैं। ठीक है, तो अगर दाऊद इब्राहिम इस दुनिया से चला जाता है तो ये बात ढकी छुपी नहीं रहेगी, ये बात फौरन मीडिया पे आएगी कि जिन लोगों के साथ कनेक्शन होता है, जिनके साथ राब्तों में होता है, कोई ना कोई बंदा तो ये बात निकालेगा। तो वो इसलिए उस इंडियन मीडिया की बातों पे जाना तो हमाकत ही है। वो जितना सच बोलते हैं वो आपको भी पता है, वो हमें भी पता है कि वो क्या दिखाते हैं, वो क्या है। अगर दाऊद इब्राहिम बाकी नहीं रहते, इसका अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कितना असर पड़ेगा? दाऊद इब्राहिम ने किरदार, और अगर आप उसकी शाखों की तरफ जाएं तो उसकी सैकड़ों शाखें, हज़ारों बन गई होंगी। दाऊद इब्राहिम से मुतासर होकर कई गैंगस्टर बन गए। तो दाऊद इब्राहिम अब वो जिस स्टेज पे चला गया हुआ है, जो नज़र आता है, अब वो छोटी मोटी एक्टिविटीज़ का तो हिस्सा कभी नहीं रहता होगा। उनके मामला तो और हैं, उनकी सरगर्मियाँ और होंगी। अंडरवर्ल्ड तो आजकल हर बंदा ही अपने आप को अंडरवर्ल्ड का डॉन समझता है, हर बंदा अपने आप को डाउन समझता है। मैंने वही तो कहा कि जो लोग ऐसे कैरेक्टर से मुतासर हैं, वो जो फिल्में जो बनती हैं जी। जिस तरह इसकी डी कंपनी पे पूरी फिल्म बनी, अच्छा, ये डी उनसे कंपनी ये मुतासर होती ये डी कंपनी ये स्टार्ट कब हुई और अभी भी क्या ये डी कंपनी है? अच्छा, डी कंपनी क्या है? जिसे आप कहते हैं लाला करीम पठान ग्रुप, इल्मिस्तान ग्रुप था ना, ग्रुप था, इन्होंने कंपनी का इन्होंने कंपनी का वर्ड यूज कर लिया है, तो ये वही लोग थे ना, वही लोग, ग्रुप कह ले हैं, इन्होंने दाऊद की जगह डी कंपनी बना दी। कर दिया। तो उसका मतलब एक उन्होंने स्लोगन इस्तेमाल किया, एक नाम इस्तेमाल किया, और देखते 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 वो डी कंपनी आज भी डिस्कस होती है। उस डी कंपनी पे फिल्में भी बनी। उस डी कंपनी के हवाले से बनने वाली फिल्मों में ये भी कहा जाता है कि पीछे सरमाया सारा दाऊद इब्राहिम का था। इवन अगर किसी प्रोड्यूसर ने किसी इंडियन एक्ट्रेस या एक्ट्रेसेस को जो कास्ट करना होता था और वो उसकी रेंज में नहीं आता था, तो दाऊद इब्राहिम को कहा जाता था, दाऊद इब्राहिम की कॉल जाती थी, तो वो उस फिल्म में काम करने पर दाऊद इब्राहिम की कॉल जाती है, हाँ जी, या उसके किसी भी कारिंदे की कॉल चली जाती। कॉल चली जाती है, मतलब तो इसका मतलब है कि लोगों के साथ इन टच तो वो रहा और आज भी इन टच होगा। ये तो नहीं हो सकता ना, नेटवर्क तो है, बट अब उसकी शाखें इतनी को फैल गई हुई हैं, हज़ार लोग जो उसके मुलाजमीन हैं, जो डेफिनेटली हर मुलाजम से तो एक रब्ता नहीं होता, नहीं ख़ास लोगों के साथ तो होता ही है ना। तो ये बात ढकी छुपी नहीं रह सकती कि वो मर गया है, चाहे जहर दे के मारा गया है, चाहे तभी मौत मरा है, चाहे हादसे का शिकार हो गया, फायरिंग से मारा गया, ये बातें ढकी छुपी तो नहीं रहती, खबर आ जानी थी। आ जानी थी। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया खुरम पाशा साहब आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर खुरम पाशा साहब मौजूद थे। इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, इसके साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।